सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है अवतार। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 9 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैंने जब उस बदमाश को बताया कि वो दस्तावेजात मेरे पास नहीं है तो वो गुस्से में आ गया। उसने मुझे फिर घूंसा मार कर गिरा दिया। मैं जैसे ही जमीन पर गिरा उसने फौरन ही झुककर मेरा गिरेबान पकड़ लिया। तब मैंने दिल में सोचा कि ये बदमाश इस तरह मेरे सारे बदन की हड्डियां तोड़ देगा। मुझे इस वक्त शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद का मकूला याद आया। उन्होंने कहा था कि गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी अच्छी। तब मैंने सोचा कि गीदड़ की तरह मरने से बेहतर है कि इससे मुकाबला करूं। अब मुझे अपने बाजुओं और सलाहियतों को आजमाने के सिवा कोई चारा नहीं था। बहुत हो चुका था। अचानक उन बदमाशों में से एक बदमाश ने कहा कि उस तरफ देखो। सब बदमाशों ने उस तरफ देखा तो एक अजीब सा मंजर देखने में नजर आया। जो लॉन्च समुंदर में फिर रही थी उसके पीछे एक औरत स्केटिंग कर रही थी जो बिल्कुल बरहना थी। उस औरत को देखकर मैं हैरान रह गया। मैं हैरान क्यों ना होता। क्योंकि वो रूपा चंद्रवती थी। वो स्केटिंग के लंबे जूते पहने तख्तों पर खड़ी हुई पानी में इधर से उधर शार्क मछली की तरह तैरती जा रही थी। वो एक अजीबो गरीब औरत थी। पता नहीं उसे क्या सूझी थी कि वो ऐसे वक्त में इस फितरी हालत में इस जजीरे के पास स्केटिंग करते हुए पहुंच गई थी। तमाम बदमाश रूपा चंद्रवती के बेलिबास जिस्म के नज़ारे से महजूज होने लगे और ये लम्हा मेरे लिए बहुत अहम और बेहद कीमती था। वो खबीस अभी तक मुझ पर झुका हुआ मेरा गिरेबान पकड़े खड़ा था और वो इस कयामत रूपा चंद्रवती को नदीदी नज़रों से घूर रहा था। मैंने इस लम्हे से फ़ायदा उठाते हुए जो कुछ किया शायद वो 1 घंटे में भी मुमकिन नहीं था। मेरे घुटने की ज़ोरदार ज़रब ने उसे बेहाल कर दिया और हलक से दिलखराश आवाज़ निकालते हुए वो पीछे हटने लगा। मैंने उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। फिर मैं बर की सूरत से उठ खड़ा हुआ, उसे ढाल बना लिया और अब उसका रिवॉल्वर मेरे हाथ में था। उस खबीस का सर मेरे शाने पर झूल रहा था। वो मेरी ज़रब की ताब ना लाकर बेहोश हो गया। मेरी ये हरकत नाजेबा, नामुनासिब और ओछी किस्म की थी। जंग और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ होती है। तुम सब अपने अपने हाथ ऊपर उठा लो, मैं गरजा, वरना तुम सबको एक एक करके भून दूंगा, खोपड़ियों में सुराख कर दूंगा। उनमें से एक बदमाश ने मुझ पर फायर करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उस पर उससे पहले फायर झोंक दिया। वो नीचे गिरा और उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत ने उसके साथियों को खौफजदा कर दिया। उन्होंने अपने अपने रिवॉल्वर फेंक कर हाथ ऊपर उठा लिए। मैंने ऊंची आवाज में कहा कि अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो, अपनी जिंदगी अजीज है तो भाग जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना इरादा बदल दूं। मेरा हुक्म सुनते ही वो सर पर पैर रख कर भागे। वो मुख्तलिफ सिमतों की तरफ अंधाधुंध जा रहे थे। मैंने उस खबीस को जिसको मैंने सबसे पहले मारा था पानी में छोड़ दिया। फिर मैं लॉन्च की तरफ तेजी से तैरने लगा। फिर वो लॉन्च मुड़कर तेजी से मेरी तरफ आने लगी। थोड़ी ही देर में मैं उस लॉन्च पर रूपा चंद्रवती के साथ था। हकीकत ये थी कि उसकी वजह से मुझे एक नई जिंदगी मिली थी। मैं उसका जितना भी शुक्रिया अदा कर सकता वो कम था। मैंने पूछा, तुम्हें ये नादिर तदबीर सूझी कैसे? वो अपनी रसीली आवाज में बोली, जिस वक्त तुम मोटर बोट पर रवाना हुए मैं वापस नहीं गई थी। डॉक पर खड़ी हुई थी। तुम्हें उस वक्त तक देखती रही जब तक तुम नजरों से ओझल नहीं हो गए। मैंने सोचा मैं वापस जाकर क्या करूंगी। मैं वहीं खड़ी थी कि थोड़ी देर के बाद 6 आदमी डॉक पर आए। वो अपनी वज़ाक़ता और चेहरे मोहरों से छटे हुए बदमाश लगते थे। उनका सरगना ऐसी खौफनाक शक्ल का था कि मेरे सारे बदन पर झुरझुरी सी आ गई। मुझे अंदाज़ा हो गया कि मामला कुछ गंभीर है और मैंने हर कीमत पर तुम्हारी मदद करने का फैसला कर लिया। ये लॉन्च मेरे एक मेहरबान दोस्त की है। मैंने उससे राब्ता किया और इसे लेकर मैं निकल पड़ी। मैंने सोचा मैं तुम्हारी मदद किस तरह कर सकती हूँ। मैंने इस जजीरे के करीब 3 मोटर बोट्स देखी जिसमें ये बदमाश सवार होकर गुल आइलैंड की तरफ जा रहे थे। मेरा माथा ठनका। मुझे फौरन ही स्केटिंग का ख्याल आया। स्केटिंग का लिबास तो मेरे पास था नहीं और मेरे लिए बेलिबास होना कोई मसला नहीं था। तुम्हें तो पता है कि मैं बेहिजाबी की आदी हूँ, सो मैंने लिबास से आज़ाद होकर स्केटिंग की। मैंने बहुत दूर से दूरबीन से देख लिया था कि वो मकरू और खौफनाक शक्ल का बदमाश तुम्हारे साथ क्या सलूक कर रहा है। मेरी तदबीर कामयाब रही। वो मुझे बेलिबास देखकर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए
اور تم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ میں تمہاری ذہانت پر جتنا اش اش کروں، اس کی جتنی تعریف کروں کم ہے، میں نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ تم تو میرے لیے دیوی ہو۔ یہ تعریف تم میرے ہاں چل کر بھی کر سکتے ہو، وہ بولی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں دستاویزات مل گئیں جس کے لیے تم نے جان کی بازی لگائی؟ نہیں، ابھی وہ میری ملکیت میں نہیں ہیں۔ میرے ذہن میں خیال آیا، ہو سکتا ہے میرے آنے کے بعد وہ بدماش پھر اس کی وہاں پر تلاش کریں، اور شاید وہ دستاویزات کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس طرح میری کامیابی ناکامی میں بدل جاتی۔ میں نے سوچا کہ انہیں پہلی فرصت میں جزیرے سے بھگا دینا چاہیے۔ میرے ذہن میں جو تدبیر آئی تھی وہ میں نے روپا چندروتی کو بتا دی۔ ہماری لانچ دوسرے جزیروں کی طرف رخ کر کے جا رہی تھی۔ اب غنڈوں سے سامنا ہونے کا خوف اور خدشہ نہیں رہا تھا، اور پھر ہماری لانچ انتہائی تیز رفتار تھی۔ ان کی موٹر بوٹس اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتی تھیں۔ سب سے پہلے مجھے ان بدماشوں کے سرغنہ کو پانی سے نکالنا تھا جسے میں پانی میں چھوڑ آیا تھا۔ ہماری لانچ کا رخ اس جزیرے کی طرف نہیں تھا جس پر بدماش ابھی تک موجود تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہماری لانچ اس جزیرے کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ اس بات کا قوی امکان تھا کہ جزیرے پر موجود بدماش ہماری نقل و حرکت کا جائزہ لے رہے ہوں گے۔ ایک تو ان کے پاس دوربین موجود تھی، دوسری بات یہ تھی کہ ہماری لانچ دور سے ہی دکھائی دیتی تھی۔ جب پورا چکر لگ گیا تو میں نے لانچ رکوائی۔ ادھر کنارے پر گھنے درختوں کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ لانچ کے رکتے ہی میں نے خشکی پر چھلانگ لگائی، پھر برق رفتاری سے اندر کی طرف لپکا۔ دراصل میں نے انہیں فریب دینے کے لیے چال چلی تھی کہ دستاویزات اس جزیرے پر موجود ہیں اور میں انہیں لینے جا رہا ہوں تاکہ وہ اس جزیرے پر دستاویزات کی تلاش ترک کر دیں اور پھر نا امید اور مایوس ہو کر لوٹ جائیں۔ پھر میں کسی مناسب وقت پر ان دستاویزات کو آ کر نکال کر لے جاؤں۔ اس تدبیر کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں تھی، اور میں اجلت بازی کر کے ساری محنت پر پانی پھیرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے بدماشوں کے سرغنہ کو پانی سے نکالنے کا خیال ترک کر دیا، کیونکہ اس کے ساتھیوں نے میرے جانے کے بعد اسے پانی سے نکال لیا ہوگا۔ ہم واپسی کے لیے چل پڑے۔ ڈاک پر پہنچنے کے بعد میں نے اور روپا چندروتی نے اتم کمار، جس کی یہ لانچ تھی، اس کا شکریہ ادا کیا۔ جب وہ اپنی لانچ لے کر رخصت ہو گیا تو اس نے پوچھا، اب کیا پروگرام ہے دیوا؟ ہم کہاں جائیں؟ کیا تم سریتا کو خوشخبری سنانے جاؤ گے؟ کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ میں نے اس کی بات کی تہہ میں پہنچ کر حیرت سے پوچھا۔ میں سریتا کے پاس نہیں جا رہا۔ ہاں میری جان، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اگر ایسی بات ہے تو ہم ہوٹل چندریکا چلیں گے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاں کیوں؟ تم اپنے ہوٹل کیوں نہیں چلتے؟ وہاں چل کر آرام کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اس سے زیادہ محفوظ مقام اور کوئی نہیں۔ مجھے ابھی پروفیسر نارنگ کے لوگوں کی نظروں سے بچ کر رہنا ہے، اس لیے میں وہاں جا کر رہنا چاہتا ہوں۔ ہم نے ایک ٹیکسی لی اور ہوٹل چندریکا سے آدھ فرلانگ پہلے ہی اتر گئے۔ چلتے چلتے راستے سے میں نے کچھ اشیاء خرید لی جن کی مجھے سخت ضرورت تھی۔ میں نے انہیں خریدنے کے بجائے اصل میں چرایا تھا، کیونکہ اشیاء خریدنے میں خطرے کا اندیشہ تھا، اور میں روپا چندروتی کو خرید کر دینے کے لیے کہہ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے اس کے سر پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے۔ مجھے ایک نقلی سیاہ باکس تیار کرنا تھا جو پونم کے باکس سے ملتا جلتا ہو۔ اس طرح ایک باکس ایک کباڑیے کی دکان پر مل گیا، اتفاق سے ہو بہو اس طرح اور سائز کا بھی تھا اور بہت اچھی حالت میں بھی تھا۔ اس کا مالک بہت بوڑھا تھا اور اس کی بینائی بھی کمزور تھی۔ میں نے اسے باتوں میں لگا کر اس باکس کو چرا لیا۔ پھر میں نے دوسری دکانوں سے سیلنگ، لاکھ، موم اور کچھ کاغذات وغیرہ حاصل کیے اور پھر ہوٹل آ گیا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے ڈیسک کاؤنٹر سے کمرہ نمبر 10 کی چابی لی اور کمرے میں داخل ہوا۔ ایک شخص ریوالور تھامے ہمارا منتظر تھا۔ روپا چندروتی خوفزدہ ہو کر میرے ساتھ چپک گئی، پھر وہ مرتعش آواز میں بولی، یہ بن بلایا مہمان یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے اس کی کمر تھپ تھپائی اور اسے الگ کر کے دروازہ بند کیا اور اس سے دریافت کیا، کیا تم جام پی رہے ہو؟ ہاں، اس نے اسباتی انداز میں سر ہلایا۔ الیکشن میں کون کامیاب ہوگا؟ کانگریس پارٹی کا نریندرا، اس نے مخصوص لہجے میں جواب دیا۔ تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا۔ آپ کی مطلوبہ اشیاء اس بریف کیس میں موجود ہیں، اس نے مسکرا کر ریوالور جیب میں رکھتے ہوئے کہا اور اس بریف کیس کی طرف اشارہ کیا جو میز پر رکھا تھا۔ مجھے یہاں تک پہنچنے کے لیے رشوت دینا پڑی۔ آپ کے ساتھ کوئی لڑکی ہوگی، آپ نے بتایا نہیں۔ یہ محض اتفاق سے میرے ساتھ ہے، میں نے اسے جواب دیا۔ آپ نے اس لڑکی کو پہچان لیا ہوگا، یہ مشہور و معروف رقاصہ روپا چندروتی ہے۔ یہ میری دیرینہ اور با اعتماد دوست ہے، آپ اس کی موجودگی سے مطمئن رہیں۔
ब्रीफ केस यहाँ तक लाने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बड़ी जहमत हुई। मैं मिस रूपा चंद्रवती के मदाहों में से हूँ, उसने जवाब दिया। फिर उसने अपनी जगह से उठकर रूपा चंद्रवती से गर्मजोशी से मुसाफा किया। दोनों में चंद रस्मी कलिमात का तबादला हुआ। वो थोड़ी देर रूपा चंद्रवती से बातें करता और उसके हुस्न और रक्स की तारीफें करता रहा। फिर उसके बाद वो रुखसत होने के लिए उठा तो मैंने उससे उसका रिवॉल्वर मांग लिया, जो उसने बगैर किसी सवाल और तजब्जुब के मेरे हवाले कर दिया। मुझे रिवॉल्वर की अशद ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने उस बदमाश से छीना हुआ रिवॉल्वर पानी में फेंक दिया था। उसके रुखसत होने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद किया तो रूपा चंद्रवती ने पूछा, जानेमन आखिर ये सब क्या है, बताना पसंद करोगे? मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा, मैंने जवाब दिया, इसलिए कि तुमने मेरे लिए जो इसार और कुर्बानी दी, मैं उसे कभी फरामोश नहीं कर सकता। फिर मैंने ब्रीफ केस खोला, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद थीं। उन्हें निकाल कर मेज़ पर रखने लगा। टेप, रेली, फोटोस्टेट फ़ोटो और दीगर दस्तावेज़ात जो एक तरह से जाली थीं, लेकिन देखने में बिल्कुल असली दिखाई देती थीं। इन चीज़ों के लिए गारतगिरी हो रही थी। मैंने रूपा चंद्रवती को बताया कि असल दस्तावेज़ात तो जजीरे पर हैं, ये जाली दस्तावेज़ात तो प्रोफेसर नारंग को धोखा देने के लिए हैं। फिर मैंने एक एक करके तमाम चीज़ों को बिस्तर पर फैला दिया, बल्कि एक तरह से उन्हें सजा दिया। फिर पूनम की उंगली से उतारी हुई अंगूठी, जिसमें पी का हरफ कुनिंदा था, और वो सरबा मोहर करने वाली लाख, माचिस और दीगर चीज़ें, उनका बगौर जायज़ा लिया। फिर उसके बाद उनकी गिनती की। जब उनकी गिनती कर चुका तो फिर उस स्याह बॉक्स में रखा जिसे मैंने चोरी किया था, और उसे मुकफ़िल करके बड़ी एहतियात से सरबा मोहर कर दिया। फिर मैंने लाख पर अंगूठी से मोहर लगाने के बाद उसे जेब में रख लिया। रूपा बड़ी हैरानी से बैठी ये सब कुछ देख रही थी। रूपा ने पूछा, तुम्हारे ख्याल में क्या दुश्मन इन चीज़ों से धोखा खा जाएगा? जबकि दुश्मन बहुत होशियार है। जो अक्ले कुल होते हैं वो दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं। जो दूसरों को बेवकूफ़ समझता है वो खुद बेवकूफ़ होता है, मैंने कहा। मैंने प्रोफेसर नारंग के लिए एक जाल बिछाया था। उसे ये इत्तला मिलने वाली थी कि मैं जजीरे से दस्तावेजात ले जाने में कामयाब हो गया हूँ। मैंने ना सिर्फ अजीत को बल्कि एक और साथी को मौत की नज़र कर दिया। सरगना की भी ऐसी तैसी कर दी। अब जो उसका रद्दमल हो सकता था उसका मुझे अंदाज़ा हो सकता था, और था भी, कि वो पेशावर कातिलों को ये हुक्म सादिर करेगा कि मेरी बीख कुनी की जाए। इन जाली दस्तावेजात को पाने के बाद वो सोच भी नहीं सकता कि असल दस्तावेजात मेरे पास होंगी। इस तरह मैं बआसानी असल दस्तावेजात अपने साथ मुंबई ले जा सकूंगा। जब वो इन जाली दस्तावेजात से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेगा तो वो रघुनाथ को मरूदे इल्ज़ाम ठहराएगा कि उसने धोखा दिया। पूनम ने रघुनाथ से ये दस्तावेजात कैसे हासिल की थी? सरिता ने मुझे उसका पस मंज़र बताया था। पूनम रूसी एजेंट थी। उसे रूसी सुराग रसानी के एक अफसर ने बताया था कि रघुनाथ के पास एक स्याह बॉक्स है। उस स्याह बॉक्स में ऐसी दस्तावेजात हैं जिससे वो लाखों डॉलर कमा सकती है। उस अफसर ने उसे यह भी बताया था कि रघुनाथ की नौजवान और हसीन लड़कियां बहुत बड़ी कमजोरी हैं। वो तुम्हें देखेगा तो तुम पर रेशा खत्मी हो जाएगा। उस रूसी अफसर और पूनम के दरमियान ये तय हुआ था कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें उसका 50% हिस्सा होगा। पूनम ने रघुनाथ को एक स्याह लड़की की हैसियत से अपना तारुफ करवाया। रघुनाथ उसे होटल ले गया। रघुनाथ को खबर नहीं थी कि यह रूसी एजेंट है। उसने रघुनाथ को 3 दिन और 3 रातें खुश किया और एक रोज़ उसकी शराब में बेहोशी की दवा मिला दी। रूसी अफसर को इतला देने से पेशतर वो स्याह बॉक्स ले गई। रूसी अफसर ने उसे मशवरा दिया कि वो प्रोफेसर नारंग से राब्ता करे। रघुनाथ ने चेन्नई के एक होटल में कमरा बुक करवाया था। रूसी अफसर ने रघुनाथ को कत्ल कर दिया और उसे चेन्नई पहुंचने नहीं दिया। पूनम की किस्मत अच्छी थी। रूसी अफसर दिल्ली में गाड़ी के एक हादसे में हलाक हो गया। पूनम ने एक रोज़ प्रोफेसर नारंग से टेलीफोन पर राब्ता करके इन दस्तावेजात के बारे में सौदेबाजी की थी। रघुनाथ की पुरस्रार गुमशुदगी उसके लिए एक मौमा बन गई थी। इस वक्त इस कमरे में ये जाली ब्लैकमेल दस्तावेजात मेरे लिए एक असासे से कम नहीं थी, और मैं चाहता था कि इस खेल का जितनी जल्दी हो सके ड्रॉप सीन हो जाए। मैंने जो मंसूबा बनाया था उसके लिए मुझे वेटर जैसे बदमाश की अशद ज़रूरत थी। उस वेटर ने ना सिर्फ मेरा रिवॉल्वर कब्जे में कर लिया था बल्कि मुझे समुंदर में फेंक कर मुझे हलाक करने की कोशिश की थी। मुझे उससे भी हिसाब बेबाक करना था। मैं पहली फुर्सत में वेटर को तलाश करना चाहता था। उसका असल नाम जोकर था। उसे जॉनी भी कहते थे या जो।
मेरी बला से उसका जो भी नाम था। इस वक्त रूपा चंद्रवती बेहद जज्बाती हो रही थी और मोहब्बत भरी बातों से मेरे कानों में रस टपका रही थी। मैंने उसे समझाया कि हम दोनों को आर्जी जुदाई की फौरी ज़रूरत है, क्योंकि 1 घंटे के बाद यह कमरा हंगामे का मरकज बन जाएगा। मैं उससे फिर मिलूंगा। रूपा चंद्रवती जाने के लिए उठ खड़ी हुई तो मैं भी उसे रुखसत करने के लिए खड़ा हो गया। चंद लम्हों के बाद वो कमरे से निकल गई। मैं भी थोड़ी देर के बाद होटल से निकला तो मेरे जहन पर उसका जादू छाया हुआ था, लेकिन ये वक्त उसके जादू से कैफ हासिल करने का नहीं था। मैं जितनी जल्दी हो सकता पहुंचकर पूनम के हाथ में वापस वो अंगूठी पहनाना चाहता था। मैं जल्द ही वहां पहुंच गया और अपनी गाड़ी उस कॉटेज से कदरे दूर खड़ी कर दी। इस वक्त रात का अंधेरा था। उस अंधेरे का फायदा उठाते हुए मैं दबे पांव और बड़े मोहतात अंदाज से आगे बढ़ा, इसलिए कि दुश्मन का कोई भरोसा नहीं था। तब मुझे एक लम्हे के लिए एक आवारा सा ख्याल आया कि कहीं यहाँ पूनम की रूह तो नहीं होगी। मैंने अपने इस ख्याल को झटक दिया। मैं अपने दुश्मन को धोखा देने के लिए अपनी गाड़ी में नहीं आया था। मैं एक गाड़ी चुरा कर पहुंचा था, क्योंकि टैक्सी में आने से उसका ड्राइवर बदमाशों के लिए गवाह बन जाता। वैसे मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता था कि पूनम की लाश कॉटेज में है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे ठिकाने लगा दिया गया हो। लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं था, क्योंकि बदमाश तो मेरे ताक़ुब में थे। मैंने कॉटेज के पास पहुंचकर ये इत्मीनान किया कि वहां कोई बदमाश तो मौजूद नहीं। वैसे इसका दूर दूर तक कोई इम्कान तो नहीं था कि कोई बदमाश वहां मौजूद होता। फिर भी मैं कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। जब मैंने कॉटेज का बैरूनी दरवाज़ा खोला तो गोश्त जलने की कराहत अंगेज बू ने मेरा इस्तकबाल किया। मुझे बड़े जोर की उबकाई आई थी। मैं तेजी से उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां पूनम की लाश थी। मेरी आंखें चूंकि अंधेरे में देखने की आदी हो चुकी थी, इसलिए मुझे पूनम की लाश नजर आ गई। मेरा ख्याल गलत साबित हुआ था कि वहां पूनम की रूह मौजूद होगी। पूनम की लाश वहां मौजूद थी। उसे अभी तक ले जाया नहीं गया था। मैंने जल्दी से वो अंगूठी वापस उसके हाथ में पहना दी जहां से उतारी थी। मैं कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि मुझे कदमों की चापें सुनाई दी जो बैरूनी दरवाजे के बाहर से आ रही थीं। अब मेरे लिए पूनम के पलंग के नीचे छुपने के सिवा चारा नहीं था। मुझे हैरत इस बात पर थी कि ये लोग कैसे वारिद हो गए, क्योंकि ना तो मुझे उनकी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी थी और ना ही कोई रोशनी नजर आई थी। वो साथ साथ बातें कर रहे थे और पूनम को कोस रहे थे कि उन्हें इस वक्त एक नागवार काम अंजाम देना पड़ रहा था। उनकी बातों से मालूम हुआ कि वो सब इसलिए कर रहे हैं ताकि अजीत पर कोई इल्ज़ाम ना आ सके। इसका मतलब यही था कि प्रोफेसर नारंग को अभी तक नहीं पता था कि अजीत मर चुका है। एक आवाज़ सुनाई दी, यार जल्दी से रोशनी करो, ना जाने क्यों मुझे होल सा आ रहा है, दिल बैठ रहा है। जब रोशनी हुई तो मैं पलंग के नीचे था और मुझे सिर्फ 4 पाँव दिखाई दिए। उनके बाकी साथी शायद बाहर होंगे। वो लोग चादर अपने साथ लाए थे। मैंने पलंग के नीचे से निकलने में कोई उजलत नहीं दिखाई, इसलिए भी कि उन्होंने कमरे से निकलते वक्त रोशनी गुल नहीं की थी। कोई 4-5 मिनट के बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी तो मैं बाहर निकल आया। फिर कॉटेज से निकलकर मैंने इधर उधर देखा। शायद कोई बदमाश मौजूद ना हो, एहतियात लाजमी थी। पहले सोचा कि सरिता के पास जाऊं और उसे खुशखबरी सुनाऊं कि वो आज़ाद हो चुकी है। अगर मैं उसे जाकर ये खुशखबरी सुनाता तो वो सारी रात जश्न मनाती, इसलिए मैंने उसकी तरफ जाने का इरादा तर्क कर दिया। मैं कॉटेज के बरामदे से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। मैंने उसे एक और कॉटेज के सामने खड़ा किया था। उस कॉटेज में रोशनी थी, इसलिए वो शक नहीं कर सकते थे। उन्हें यह तासुर मिलता कि ये गाड़ी इस कॉटेज वाले की है जिसके सामने वो खड़ी थी। अब मैं खतरनाक हद तक तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाता हुआ जोकर यानी वेटर से दो दो हाथ करने जा रहा था। मुझे सरिता से मालूम हो चुका था कि वो पद्मा होटल में मुकीम है। मैं खैरो आफियत से वहां पहुंच गया। मैंने गाड़ी को खासी दूर अंधेरे में खड़ा किया ताकि पुलिस की नज़र ना पड़ सके, क्योंकि इस गाड़ी के मालिक ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी होगी और पुलिस सरगर्मी से इस गाड़ी की तलाश कर रही होगी। मैं अभी नहीं चाहता था कि यह गाड़ी पुलिस के हाथ लगे, क्योंकि मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत थी। मैं होटल की तरफ पैदल चल पड़ा। मैंने होटल पहुंचकर एक वेटर की मुट्ठी गर्म करके वेटर के बारे में मालूम कर लिया था। वो इस वक्त कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था और अपने कमरे में मौजूद था। मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक देने से पहले रिवॉल्वर को मजबूती से पकड़ लिया ताकि मैं उसके काबू में ना आ जाऊं। दस्तक देने पर चंद लम्हों के बाद दरवाज़ा खुला। वो मुझे देखकर एकदम भौंचका हो गया और जैसे उसे यकीन ना आया हो। इससे पहले कि वो संभलता और कुछ कहता, मैंने इस लम्हे से फ़ायदा उठाकर
रिवॉल्वर के दस्ते से उसे ज़र्ब लगाई और उसके पेट पर लात रसीद की तो वो अपना तवाज़ुन कायम ना रख सका, कमरे के वस्त में जा गिरा। मैंने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया। जब वो कराहता हुआ संभल कर खड़ा हुआ तो उसने पेट पकड़ा हुआ था। मैंने तहकमाना लहजे में कहा, दीवार की तरफ घूम जाओ। क्यों? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर बेखौफी से पूछा। क्या मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं जो हुक्म दे रहे हो? खबीस की औलाद, मैंने धाड़ते हुए कहा। जो मैं कहता हूं वही करो, ज्यादा आकड़ दिखाने की जरूरत नहीं। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता दीवार की तरफ घूमने लगा, लेकिन कनखियों से मेरी हरकत सकनात को देख रहा था। मैंने जब रिवॉल्वर को ऊपर उठाया तब उसने बर की सूरत से मुझ पर हमला करने की कोशिश की। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो अपने बचाव की हर मुमकिन कोशिश करेगा। आखिर को वो एक छटा हुआ बदमाश था, लेकिन फिर भी मेरे रिवॉल्वर के बट ने उसकी खोपड़ी बजा दी थी। अगर मैं चौकन्ना ना होता तो पांसा पलट सकता था। वो बेहाल होकर फर्श पर मेरे कदमों की तरफ गिरने लगा। ये उसकी अदाकारी थी, ताकि वो मेरी टांगों को पकड़कर मुझे गिरा दे, मगर मैं तो उसके बाप का भी बाप निकला। मैं फौरन ही एक कदम पीछे हटा। मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और उसकी खोपड़ी की पुश्त पर दो जबरदस्त जरबें रिवॉल्वर के बट से लगाईं। अब वो पूरी तरह बेहोश होकर फर्श पर बिखर चुका था। पहले तो मैंने अच्छी तरह इत्मीनान किया कि वो वाकई बेहोश है या नहीं। फिर मैंने उसके कमरे की तलाशी लेना शुरू की। उसकी मेज़ की दराज में मेरा महबूब तरीन देरीना साथी मेरा रिवॉल्वर मौजूद था। मैंने उसे उठाकर रुमाल से साफ किया। वो चूंकि खासा सख्त जान था, इसलिए वो ज्यादा देर तक बेहोश नहीं रहा और थोड़ी देर के बाद उसने कराहते हुए आंखें खोल दी। इधर उधर देखा, फिर मेरी तरफ देखा। फिर उसने बेजान से लहजे में पूछा, तुम किस लिए आए हो, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे सर की दुर्गत बनाना चाहता हूँ। ये जो तुम्हारी खोपड़ी है ना, उसने दरमियान में कहा, तुम मेरी खोपड़ी के दुश्मन क्यों हो रहे हो? ये तुम अच्छा नहीं करोगे। तुमने क्लब में जो मेरे साथ हरकत की थी, जानते हो उसकी सजा क्या है? मैंने उसकी कमर पर लात मारते हुए कहा। तो तुम उस रोज का बदला लेने आए हो? उसने उठने की कोशिश की तो मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार लात रसीद कर दी। तुमने जो हरकत की थी उसकी सजा मौत है, मैंने तेजी में कहा। तुमने मुझे मौत के मुंह में धकेला था। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। मौत का बदला मौत। मैं तुमसे उस हरकत का बदला लेने आया हूँ। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने एक मर्तबा फिर उसकी खोपड़ी बजाई और वो फिर बेहोश हो गया। दोबारा होश में आ गया और फिर पूछने लगा कि मुझे मारते क्यों नहीं? मैंने कहा, मैं अभी मारने के मूड में नहीं। मैं तुम पर उस सूरत में रहम खा सकता हूं कि तुम मेरे पार्टनर बनकर हर उस जगह चलोगे जहां मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। इनकार की सूरत में तुम्हारी लाश इस कमरे में सड़ती रहेगी। मैंने उसकी जो हालत की थी उसके लिए इनकार और मेरी बात ना मानने की गुंजाइश नहीं रही थी। उसे अंदाजा हो गया था शायद कि मैं क्या चीज़ हूँ। उसने मेरे हुक्म की बिला चू चरा तामील की। वो मेरी गाड़ी तक बड़ी शराफत और खामोशी से चला आया। मैं फिर भी चौकन्ना था कि कहीं वो कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर दे, लेकिन वो सुधाए हुए जानवर की तरह रहा। जब वो गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठा तो मैंने उसके सर पर फिर जर्ब लगाकर बेहोश कर दिया। उसे बेहोश करना अशद जरूरी था क्योंकि वो मार आस्तीन की मानी था। होटल चंद्रिका में पहुंचकर मैंने बेहोश वेटर को खिड़की से अपने कमरे में गिरा दिया। इस काम के लिए मुझे पूरा जोर सर्फ करना पड़ा था। चूंकि जिंदगी और मौत का सवाल था, इसलिए हर किस्म की तकलीफ और मुशक्कत को मैं सह रहा था। उसने कमरे में होश में आने के बाद पानी मांगा। मैंने पानी के बजाय उसे गरम गरम कॉफी पिलाई। फिर उसने मेरे पूछने पर कदरे तफसील से बताया। उसने जो बताया वो ये था कि उसने मुझसे कॉटेज के बाहर लड़ाई के बाद प्रोफेसर नारंग को टेलीफोन करके बताया था। प्रोफेसर नारंग ने ना सिर्फ उसे बल्कि अपने आदमियों से भी मेरी निगरानी के लिए कह दिया था। उसने 6 अदद गुंडों को अजीत की हिफाजत के लिए गुल आइलैंड के जजीरे पर भेजा था। उसका ख्याल था कि मैं एक आम किस्म का जासूस हूँ, अजीत मुझे बआसानी निमट लेगा। फिर उसने वेटर से राब्ता करके उन लोगों के बारे में दरियाफ्त किया। वेटर चूंकि लाइल्म था, इसलिए उसने प्रोफेसर नारंग को बता दिया कि उसे उन लोगों के बारे में कुछ इल्म नहीं। फिर प्रोफेसर नारंग ने आखिरी हिदायत ये दी थी कि वो 1 घंटे तक नहीं लौटे तो वो खुद जाकर उनके बारे में मालूम करे और उसे रिपोर्ट दे। प्रोफेसर नारंग के ख्याल में मामला बेहद संगीन हो गया था। मैंने वेटर से प्रोफेसर नारंग को इसलिए टेलीफोन करवाया था कि वो जान ले कि कागजात देवा कुमार के पास हैं, ताकि वो अपने आदमियों को जजीरे से वापस बुला ले। फिर वो दस्तावेजात मुझसे छीनने के लिए अपने आदमियों को रवाना करेगा।
اس طرح اصل دستاویزات ان کے ہاتھ لگنے سے محفوظ رہیں گے۔ دراصل مجھے ایک خوف دامنگیر تھا کہ ان کی تلاش سے اتفاقیہ اصل دستاویزات ہاتھ نہ لگ جائیں۔ پھر میں نے 1 گھنٹے کے بعد ویٹر سے کہا کہ وہ پروفیسر نارنگ کو ٹیلی فون کر کے کہے کہ اس کا ٹکراؤ ساحل پر دیوا کمار سے ہو گیا تھا۔ اس کے ہمراہ ایک حسین لڑکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ دستاویزات حاصل کرنے کی خوشی میں جشن منانے جا رہا تھا۔ اس کے پاس دستاویزات بھی تھیں جو ایک سیاہ باکس میں تھیں۔ اس نے دیوا سے گن پوائنٹ پر دستاویزات چھین لی تھی، مگر وہ ان دستاویزات کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو $1,00,000 دے۔ وہ پروفیسر نارنگ کو ہرگز نہ بتائے کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے۔ ویٹر نے میری ہدایت پر بہت اچھی طرح سے عمل کیا تھا۔ اس نے بڑی سمجھداری سے بات کی تھی، لیکن پروفیسر نارنگ اپنے زر خرید غلام سے کاروباری بات سن کر بہت بری طرح چراغ پا ہو گیا تھا۔ پھر دوسرے لمحے کچھ سوچ کر وہ ایک دم سے ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر اس نے ویٹر سے کہا کہ وہ کچھ سوچ کر جواب دے گا۔ اسے کہا کہ وہ 1 گھنٹے کے بعد ٹیلی فون کرے تاکہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے۔ پروفیسر نارنگ کا چراغ پا ہو جانا فطری امر تھا۔ ہماری بلی ہم ہی سے میں آؤں۔ بہرحال اس نے تدبر سے کام لیا تھا، اس لیے کہ وہ دستاویزات اس کے لیے کس قدر قیمتی ہیں وہ جانتا تھا۔ وہ ان دستاویزات کے لیے $1,00,000 کیا، کئی لاکھ ڈالر دے سکتا تھا۔ ویٹر کے چہرے پر گہرا استجاب تھا اور وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کہ میں کس لیے پروفیسر نارنگ کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا ہوں۔ وہ شاید سمجھ رہا تھا کہ میں پروفیسر نارنگ سے مذاق کر رہا ہوں، اسے بے وقوف بنا کر تفریح لے رہا ہوں۔ اس میں اتنی عقل کہاں تھی کہ وہ میرے منصوبے کی تہہ میں پہنچ سکتا؟ اگر اس میں عقل ہوتی تو وہ جرائم پیشہ نہ ہوتا اور نہ ہی اس راستے پر آنکھیں بند کر کے چلتا۔ میں نے اس کے لیے وسکی کی بوتل منگوائی، اس کا پیک بنا کر اس کے سامنے رکھا، بوتل اس لیے کہ وہ پیتا رہے۔ پھر میں نے اسے کہا، تم جوکر جونی بھی جو بھی ہو یہاں بیٹھے رہو، میں ہوٹل کے کلرک سے مل کر آ رہا ہوں، مجھے ٹیلی فون اور پیغامات کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ پھر میں نے نیچے جا کر ٹیلی فون بوتھ سے پروفیسر نارنگ کو فون کیا۔ اس کے آدمی نے کہا کہ چند منٹ صبر کرو۔ پھر پروفیسر نارنگ سے رابطہ ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، پروفیسر نارنگ، میں دیوا کمار بول رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دستاویزات آپ کے آدمی جو ویٹر ہے نا، اس کا نام جوکر یا جونی ہے، اس کے پاس ہیں۔ میں نے یہ دستاویزات اجیت سے چھین لیے تھے۔ میں ایک لڑکی کے ساتھ اسے پانی کے بعد ہوٹل جشن منانے جا رہا تھا کہ ساحل پر اس سے میرا ٹکراؤ ہو گیا۔ اس نے گن پوائنٹ میں وہ سیاہ باکس جس میں کاغذات ہیں چھین لیا۔ اب وہ میرے پاس نہیں ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے آدمی میری جان کے در پہ ہیں۔ اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو میرا کوئی آدمی تمہیں ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پروفیسر نارنگ نے مجھے یقین دلایا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ آپ کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے جلتی پر تیل چھڑکا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ اس کا تعلق آپ سے ہے تو میں اس معاملے میں اپنی ٹانگ نہیں اڑاتا۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اس کا تعلق اجیت کمار سے ہے۔ وہ اس وقت ہوٹل چندرکا میں کمرہ نمبر 10 میں موجود ہے اور وسکی سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ آپ فوراً ہی اپنے آدمی بھیج دیں، میرا نام بیچ میں مت لائیں۔ یہ اطلاعات فراہم کرنے کا بہت شکریہ، پروفیسر نارنگ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ دستاویزات مل جانے پر تمہیں انعام دوں گا۔ میں نے انعام کے لالچ میں یہ اطلاعات فراہم نہیں کی ہیں، میں نے کہا۔ میں نے آپ کی غلط فہمی دور کرنے کی غرض سے کہا ہے۔ پھر میں نے ریسیور کو کریڈل پر رکھ دیا۔ اب مزید کچھ کہنا اور سننا فضول تھا۔ مجھے جو کام کرنا تھا وہ میں نے کر دیا۔ پروفیسر نارنگ نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ سیاہ باکس ملنے کے بعد مجھ سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ میں کمرے میں واپس پہنچا تو ویٹر کسی سعادت مند بچے کی طرح بیٹھا وسکی حلق سے اتار رہا تھا۔ وہ میرے ہاتھوں سے بہت بری طرح پٹ چکا تھا۔ کسی نے اس کا ایسا حشر نشر پہلے نہیں کیا تھا، اور میں نے اس کی جو درگت بنائی تھی وہ آخری سانس تک نہیں بھول سکتا تھا۔ دیوا، اس نے غراتے ہوئے میری آنکھوں میں قہر آلود نظروں سے جھانکا، تم اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہیں بخش دوں گا۔ تم کہتے ہو تو میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں، میں مسکرا دیا۔ تمہارے دل میں میرے خلاف کیا حسرت ہے بتا تو دو۔ میں تم سے گن گن کر بدلہ لوں گا دیوا۔ تم نے مجھے مار مار کر ادھموا کر دیا، میں دشمن کو معاف نہیں کرتا۔ اور جو تم نے میرے ساتھ کیا وہ تم بھول گئے، میں بھی اپنے دشمن کو معاف نہیں کیا کرتا۔ اس سے ایسا بدلہ لیتا ہوں کہ وہ آخری سانس تک نہیں بھولتا۔ اب تم اپنی چونچ بند رکھو، میں تمہاری کیا کسی کی بھی بکواس سننے کا عادی نہیں۔ اب مجھے جانے دو، اس نے بگڑ کر برہمی سے کہا۔ تم نے بہت گت بنا دی ہے میری، میں اپنے ہوٹل جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ لگتا ہے کہ تمہارا دماغ ابھی تک ٹھکانے نہیں آیا۔
मैंने जेब में हाथ डालते हुए सख्त लहजे में कहा। कहो तो दुरुस्त कर दूं? नहीं नहीं, वो गिड़गिड़ाया, अब मुझे मत मारना। अब मुझ में मजीद मार खाने की सकत नहीं। तो फिर खामोशी से बैठो, मैंने उसे डांटा। मजीद बकवास की तो तुम्हें मार मार कर सूअर बना दूंगा। फिर मैंने ड्रामे के ड्रॉप सीन की तैयारी शुरू कर दी। मैंने जाली दस्तावेजात के स्याह बॉक्स को ऐसी जगह रख दिया कि वो दरवाजे और खिड़की में से नजर आ सके। मैंने खिड़की का पर्दा गिराकर वहां कुर्सी रख दी, फिर वेटर को कुर्सी पर बिठाया। खिड़की के पर्दे पर उसकी परछाइयां पड़ रही थीं। वेटर ने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि मैं ये अहमकाना हरकत क्यों और किस लिए कर रहा हूँ। बस वो मुझे हवनकों की तरह देखता रहा। वेटर अभी तक मेरे मंसूबे की तह में नहीं पहुंच सका था। उसके चेहरे के तासुरात से यही अंदाजा हो रहा था। वो बिल्कुल बेबस था क्योंकि वो मेरे रिवॉल्वर की जद में था। मेरे अंदाजे के मुताबिक इस ड्रामे का क्लाइमैक्स जल्द ही होने वाला था। क्योंकि मैं उसे रिवॉल्वर देना चाहता था, उसके हाथ में रिवॉल्वर आने की सूरत में वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा मैं नहीं जानता था। रिवॉल्वर ना देने की सूरत में वो लोग मशकूक हो सकते थे। मैं कुछ नहीं कह सकता था कि वो किस रास्ते से आएंगे, कमरे के दरवाजे से या खिड़की से। चंद लम्हों के बाद मैंने रिवॉल्वर उसकी तरफ उछाल दिया। यह रिवॉल्वर उसका अपना था। उसके चेहरे पर गहरा इस्तजाब छा गया। उसे जैसे यकीन नहीं आया। एक लम्हे के लिए उसका चेहरा दमक गया, लेकिन जब उसने मेरे हाथ में रिवॉल्वर देखा तो उसका चेहरा मुतगैर सा हो गया। उसने पूछा कि मुझे रिवॉल्वर किस लिए और क्यों दिया। तुमने सोचा नहीं कि मैं तुम्हारे लिए खतरा बन सकता हूँ? इसलिए कि तुम्हारा रिवॉल्वर ये है, इसलिए अपने पास रखो। मैंने स्पार्ट लहजे में कहा। मेरा रिवॉल्वर मेरी हिफाजत करना खूब जानता है। मैं कमरे में दरवाजे और खिड़की से देखने वाले को नजर नहीं आ सकता था। मैं इस अंदाज में खड़ा था, लेकिन वेटर मेरे ऐन सामने और मैं उसके दू बदू मौजूद था। हम दोनों की निगाहें एक दूसरे को अपनी गिरफ्त में लिए हुए थीं। 2-3 मिनट गुजर गए। मेरे कान हर किस्म की आवाज़ सुनने के लिए बाहर की तरफ लगे हुए थे। कोई आहट सुनाई नहीं दी थी। क्या सारी रात मुझे बुत की तरह कुर्सी पर बैठे रहना होगा? उसने उकताए हुए लहजे में पूछा। मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि अपनी चोंच बंद रखो? तुम्हें जो सजा मिलनी है वो मिलकर रहेगी, तुम बच नहीं सकते। अचानक एक गाड़ी बेआवाज सी आकर रुकी थी। उसकी आहट वेटर नहीं सुन सकता था। अब मुझे अंदाजा हो गया था कि उन लोगों का हमला किस सिमत से होगा। वेटर अभी भी कुर्सी पर विराजमान था। तब मैंने फौरन ताली बजाई। वो फौरन ही कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। फिर उसने कमरे का एक चक्कर लगाया। क्योंकि मैंने उसे कह रखा था कि मैं जब भी ताली बजाऊं, वो घूम कर वापस कुर्सी पर आकर बैठ जाए। जब वो कुर्सी पर बैठा तो उसकी परछाई खिड़की के पर्दे पर तैरने लगी। एक लम्हे में जो कुछ हुआ वो नाकाबिले यकीन नहीं था। खिड़की के पर्दे में से दो सुराख हुए। साइलेंसर वाले रिवॉल्वर ने वेटर का खात्मा कर दिया था। वो फर्श पर गिरकर दम तोड़ चुका था। दूसरों की जान लेने वाला खुद अपनी जान गंवा बैठा था। मैं जल्दी से अलमारी की ओट में हो गया। कमरे का दरवाजा बेआवाज खुला। किसी ने कमरे में कदम रखा। उसकी सूरत तो मुझे दिखाई नहीं दी और ना ही मैंने देखने की कोशिश की। मैं उसे दिखाई नहीं दे सकता था। उसके साथ एक और भी था। मैंने चापों से अंदाजा किया था। इसने हमारी मुश्किल आसान कर दी और हमारा वक्त भी बचा लिया, दूसरे ने कहा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि इसने स्याह बॉक्स यहाँ क्यों रखा था। इसलिए कि शायद वो यहाँ से जाने वाला था, दूसरे ने जवाब दिया। अच्छा, अब बॉक्स उठाओ और चल पड़ो। ये बातों का वक्त नहीं। वो बॉक्स लेकर निकल गए। जब तक चापें मादूम नहीं हो गई मैं अलमारी के पीछे ही खड़ा रहा। मैंने जो ड्रामा स्टेज किया था वो फितरी अंदाज में ख़त्म हो चुका था। इसका क्लाइमैक्स बेहद सनसनीखेज और तहय्युर अंगेज भी था। वेटर अपने ही साथियों के हाथों निशाना बन चुका था। मैं इस होटल में फर्जी नाम से ठहरा हुआ था। मैं इस होटल में रूपा चंद्रवती को अकबी रास्ते से लेकर गया था। उसे वहां खड़ा करके डेस्क क्लर्क से चाबी लेकर गया था, इसलिए कि इस कत्ल की वारदात तहकीकात की सूरत में उसका नाम ना आए और उसे शामिल ना कर लिया जाए। तफ्तीश में मैंने अपना हुलिये में ऐसी तब्दीली की हुई थी कि डेस्क क्लर्क मुझे पहचान नहीं सकता था। मेरे लिए रास्ता साफ था। मैंने वेटर की लाश पर एक नफरत भरी निगाह डाली। वो कुत्ते की मौत मरा था, वो इसी काबिल था। मैं अकबी रास्ते से निकलकर सरिता के कॉटेज की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक टेलीफोन बूथ से करीबी पुलिस स्टेशन को फ़ोन कर दिया। मैंने उन्हें बताया कि वेटर, जिसका नाम जॉनी और जोकर भी था, उसकी लाश होटल चंद्रिका के कमरा नंबर 10 में पड़ी है। उसे उसके साथियों ने रकम के तनाजे पर कत्ल किया है, जो वो किसी घर पर डाका मार कर लाए थे।
یہ کمرہ سری ناتھ مسافر کا تھا، ان لوگوں نے اسے بھی ٹھکانے لگا کر اس کی لاش کسی ویرانے کے گڑھے میں دفن کر دی تھی۔ اس واردات کو صرف 20 منٹ ہی ہوئے ہیں۔ میں سریتا کے کاٹیج پر جا پہنچا۔ وہ میرے انتظار میں بڑی بے چین تھی، مجھے دیکھتے ہی بے تابانہ میری طرف بڑھی۔ وہ میری باہوں میں اس طرح سے سما گئی جیسے میں اس کا پتی ہوں۔ دیوا، وہ پرمسرت لہجے میں بولی، تمہیں ایک خوشخبری سناؤں، میں بیوہ ہو چکی ہوں، میں آزاد ہو گئی ہوں۔ تم آزاد ہو گئی ہو، بڑی خوشی کی بات ہے، میں نے کہا۔ پھر میں نے انجان بن کر اس سے پوچھا، اتنی بڑی خوشخبری تمہیں کس نے سنائی؟ اجیت کے ایک ساتھی نے فون کر کے بتایا تھا، وہ فرتے خوشی سے بولی۔ ویسے مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ کیوں؟ اس میں یقین نہ کرنے والی کیا بات ہے؟ ہر ایک کو تو مرنا ہے ایک دن۔ اس کے ساتھی نے مجھے صرف یہ بتایا تھا کہ اجیت کو کسی نے قتل کر دیا۔ کس نے؟ اس نے یہ نہیں بتایا اور نہ ہی میں نے پوچھا۔ یقین اس لیے نہیں آیا تھا کہ اسے قتل کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ دنیا میں ابھی کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو اسے قتل کر سکے۔ ویسے اسے کس نے قتل کیا ہوگا؟ پونم نے۔ پونم نے؟ اس کے چہرے پر تحیر سا چھا گیا۔ وہ کیسے؟ اجیت نے تو اسے کاٹیج میں آگ لگا دی تھی، وہ بھی جل گئی تھی۔ پھر میں نے شروع سے لے کر اجیت کی عبرتناک موت تک کا واقعہ تفصیل سے سنا دیا۔ وہ سن کر حیران رہ گئی۔ پونم کی آتما آئی تھی اس سے انتقام لینے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ ویسے مجھے پونم کی دردناک موت کا نہایت افسوس ہے۔ میں نے کہا، اگر میں بر وقت پہنچ جاتا تو میں اسے اجیت سے بچا لیتا۔ اب اجیت کی موت کے بعد سریتا کا تعلق پروفیسر نارنگ سے نہیں رہا تھا، مگر وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے گروہ میں شامل سمجھا جائے۔ میں نے اسے دلاسا دیا کہ وہ بے فکر ہو جائے۔ ہماری آج کی رات ہنی مون کی رات سے کہیں حسین اور رنگین تھی۔ صبح تک ہم دونوں باتیں کرتے اور مستیوں کے طوفانوں کی زد میں رہے۔ ناشتے کی میز پر مجھے اچانک یاد آیا تو میں نے اس سے پوچھا، اجیت نے مرنے سے قبل اپنی جان بخشی کے لیے مجھ سے کہا تھا کہ تم نہ صرف سریتا کو لے لو بلکہ میری دولت بھی، جو کاٹیج میں موجود ہے۔ کیا اس نے اپنی دولت کاٹیج میں رکھی ہے؟ ہاں ہے تو، لیکن کتنی ہے میں نہیں جانتی۔ کتنی ہوگی؟ اس نے جواب دیا، شاید تجوری میں ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ تجوری کوڈ نمبر سے ہی کھل سکتی ہے، لیکن میں یہ نمبر نہیں جانتی۔ میرے لیے تجوری کا کھولنا مشکل نہیں تھا، کیونکہ میں نے جو اجیت کا ذہن پڑھا تھا اس میں کوڈ نمبر بھی تھا۔ میں نے جب تجوری کھولی تو ہم دونوں اچھل پڑے۔ تجوری میں جو 3 خانے اور ایک دراز تھی اس میں کیا کچھ نہیں تھا۔ ایک خانے میں ڈالر، برٹش پاؤنڈ اور یورو کرنسی کے نوٹوں کی گڈیاں تھیں۔ دوسرے خانے میں ہیرے جواہرات اور سونے کے زیورات تھے۔ تیسرے خانے میں صرف ہندوستانی کرنسی تھی۔ اتنی ساری دولت کو دیکھ کر سریتا کا حسین چہرہ کسی بلب کی طرح فیوز ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ بات کیا ہے، وہ کیوں افسردہ ہو گئی ہے۔ کیا تمہیں اتنی ساری دولت دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ بہت خوشی ہوئی ہے، سریتا نے ٹوٹے لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں یہ دولت مبارک ہو۔ مجھے کیوں سریتا؟ میں نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اس کے پھول سے رخسار کو تھپ تھپایا۔ یہ دولت تمہاری ہے، تمہیں مبارک ہو۔ میری؟ اس کے چہرے پر گہرا استجاب چھا گیا۔ نہیں جانی نہیں، یہ دولت میری نہیں، بلکہ تم اس کے مالک ہو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سریتا کا دل اتنا بڑا ہے۔ اس میں لالچ بالکل نہیں، اس بات نے مجھے متاثر کیا۔ یہ دولت میری کیسے ہے؟ وہ ایسے کہ میرا پتی اجیت تمہاری جان کا دشمن تھا، جب تم نے اپنے دشمن کو اس دنیا سے پاک کر دیا تو اس کی ساری دولت بھی تمہاری ہوئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پتی کی دولت اور جائیداد پتنی کی ہوتی ہے، لہٰذا وہ وارث ہوتی ہے، اس لحاظ سے یہ ساری دولت تمہاری اپنی ہے، میری نہیں۔ کیا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا تم سچے دل سے کہہ رہے ہو؟ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے قتل کر کے ساری دولت لے کر فرار ہو جاتا۔ تم نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا اور دولت کیوں نہیں لے گئے؟ جو خود مقتول ہو وہ قتل کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے شوخ لہجے میں کہا۔ مقتول؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ تم کب سے مقتول ہو گئے؟ تمہیں کس نے قتل کیا؟ تم نے میری جان۔ میں نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا۔ تمہارا چہرہ، یہ حسن و شباب، یہ سب قتل کا سامان ہے۔ بہرحال یہ سب تمہاری دولت ہے، میں اس میں سے ایک کوڑی بھی نہیں لوں گا، لیکن اپنی فیس ضرور لوں گا، کیونکہ گھوڑا گھاس سے یاری کرے گا تو کھائے گا کیا؟ تم مجھے میری فیس دے دو۔ سچ دیوا؟ اس نے فرتے خوشی سے مجھے چوم لیا۔ کیا یہ سب کچھ میرا ہے؟ کہیں میں سپنا تو نہیں دیکھ رہی؟ یہ سپنا نہیں سریتا، میں نے کہا۔ تم نے اب تک جو اپنے پتی کی وجہ سے تکلیفیں اٹھائیں، یہ اس کے صبر کا پھل ہے۔ میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی دیوا۔ وہ جذباتی ہو گئی۔
तुम एक अजीम इंसान हो, एक देवता हो, अवतार हो। मुझे इंसान ही रहने दो, देवता ना बनाओ। मैंने कहा, मैं बहुत बुरा भी हूं, तुम मुझे मेरी फीस दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी फीस क्या दूं देवा? उसने संजीदगी से कहा, ये जो दौलत है इससे दुगनी भी दे दूं तो वो भी कम है। नहीं, ये रकम बहुत ज्यादा है। मैंने कहा, अब तुम करोड़पति हो, तो मुझे $10,000 इसमें से बतौर फीस दे दो। सरिता ने फौरन तिजोरी में से $10,000 निकाल कर मुझे दे दिए। फिर मैंने और सरिता ने गैर मुल्की और हिंदुस्तानी करेंसी के नोट निकाल कर मेज पर रखे। मेज जो खाने की थी वो नोटों की गड्डियों से तकरीबन भर गई। वो 1,90,00,000 रुपए की रकम थी, यानी गैर मुल्की करेंसी। हिंदुस्तानी करेंसी 70 लाख। हीरे जवाहरात और जेवरात की मालियत भी 1 करोड़ से ज्यादा ही थी। तिजोरी में मर्द और औरतों की ऐसी तस्वीरें, नेगेटिव्स भी मिले जिन्हें अजीत ब्लैकमेल कर रहा था। उसने ये सारी दौलत काले धंधों से कमाई थी। सरिता ने यह भी बताया कि अजीत के 3 बैंकों में अकाउंट हैं, लेकिन वो उनकी तरफ देखेगी भी नहीं। ये दौलत उसके लिए बहुत काफी है। मैंने सरिता से पूछा कि अब तुम कहाँ जाओगी? वो कहने लगी कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। वहां मुंबई में मेरा एक छोटा और खूबसूरत सा फ्लैट है। तुमसे शादी करके उसे बसा लूंगी। आई एम सॉरी बेबी, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मैं ना तुमसे शादी कर सकता हूं और ना ही अपना घर बसाऊंगा। वो किस लिए? उसके हसीन चेहरे पर एक घटा सी छा गई। तुम शायद रूपा चंद्रवती के साथ शादी करके घर बसाओगे। इसलिए कि मैं शादी का कायल ही नहीं हूं, क्योंकि अभी इसका वक्त नहीं आया। मैंने कहा, मैंने सरिता का ज़हन पढ़ लिया था, इसलिए मैं उसकी ज़िंदगी में आने वाले एक मर्द से वाकिफ़ हो गया था। मैंने उसे कहा, मेरे ख्याल में दीपक तुम्हारा बेहतरीन शौहर बन सकता है। तुम उससे शादी करके घर बसा लो, वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। वो बड़ा बेगर्ज और पुरखलूस दोस्त भी रहा है तुम्हारा, क्यों? दीपक? सरिता बड़े जोर से चौंकी, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? मुझे अभी अभी उसका ख्याल आया था। बात सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम चलने की तैयारी करो, मैं तुम्हें हवाई जहाज में सवार करवा दूं। एक ज़रूरी काम मुझे दरपेश है, वरना मैं तुम्हारे साथ चलता। तुम्हारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। शायद अजीत के गुर्गे तुम्हें तंग और हरासा ना करें। गो के इसका इम्कान नहीं, फिर भी हिफ्ज़ मा तकद्दुम का तकाजा है कि तुम एहतियात बरतो। अब यहाँ रहकर करना भी क्या है? रवानगी से कबल सरिता और मैंने जबरदस्त जश्न मनाया। जाने से पहले मैंने तिजोरी में काट कबाड़ भर के उसे साबका कोड नंबर से मुकफ्फिल कर दिया। इस बात का इम्कान था कि उसके साथी दौलत के चक्कर में इस तिजोरी के लिए आएंगे। जब मैं और सरिता एयरपोर्ट जाने के लिए निकले थे, तब हमने उन्हें एक गाड़ी में अजीत के कॉटेज की तरफ तेजी से जाते देखा था। उसमें 7 अदद बदमाश बैठे हुए थे। सरिता के दिल में दीपक की मोहब्बत जाग उठी थी। दीपक के साथ वो बेरुखी से पेश आती रही थी, जबकि वो जानती थी कि दीपक उससे सच्ची मोहब्बत करता है। वो मुखलिस, बेलौस और खुददार है। सरिता का मैंने ज़हन पढ़कर दीपक के बारे में जान लिया था। वो बड़ी हैरान थी कि मैं दीपक को कैसे जानता हूँ, जबकि उसने मुझे क्या, किसी को भी दीपक के बारे में नहीं बताया था। सरिता एयरपोर्ट पर बड़े जज्बाती अंदाज से रुखसत हुई थी और वो मुझसे लिपट कर रो भी पड़ी थी। मैं सरिता को रुखसत करके जजीरे पर गया और वो स्याह संदूकचा ले आया, जिसमें असल दस्तावेजात महफूज थीं। मैंने एजेंट से बाकी रकम वसूल करके ये संदूकचा उसके हवाले कर दिया। एक मिशन खत्म हुआ था और दूसरा शुरू हो गया था। प्रोफेसर नारंग की दूसरे दिन किसी नामालूम मुल्क की तरफ रवानगी थी। उसने अभी फैसला नहीं किया था कि उसे किस मुल्क जाना है। वो जाली दस्तावेजात से खुश और मुतमईन हो गया था। दूसरे दिन जब उसका जहाज रवाना हुआ, तो उसमें मल्लाह से लेकर कप्तान तक कातिल और दरिंदा सिफ्त मौजूद थे, जिनसे इंसानियत को खतरा लाहक था। जहाज चेन्नई की बंदरगाह से 10 किलोमीटर पर था कि उस जहाज में 3 जबरदस्त धमाके यके बाद दीगरे हुए। जहाज के परखच्चे उड़ गए, उसमें एक बदमाश भी नहीं बचा। ना सिर्फ लोग बल्कि पुलिस भी हैरान थी कि यह किसका कारनामा था। किसने इंसानियत पर एहसान अजीम किया था? लोग प्रोफेसर नारंग और उसके तमाम ग्रोह के बदमाश के मर जाने पर, दुनिया से नेस्तो नाबूद हो जाने पर सुख और चैन का सांस ले रहे थे। पुलिस ने भी ज्यादा दिलचस्पी इसलिए नहीं दिखाई थी कि खस कम जहां पाक प्रोफेसर नारंग और उसके साथियों को जो सजा मिली थी वो जरूरी भी थी। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैंने ये कारनामा किस तरह अंजाम दिया। रूपा चंद्रवती को भी मैंने एतमाद में नहीं लिया।
صرف ایک شخص میرا ہمراز تھا جو کہ بااعتماد تھا، جس کی مدد اور تعاون اور منصوبے سے کامیابی نصیب ہوئی تھی۔ سریتا نے مجھے $5000 مزید دیے تھے کہ میں پروفیسر نارنگ اور اس کے جہاز اور گروہ کو ختم کر دوں۔ میں نے یہ ساری رقم لکھنؤ عوامی کو دے دی تھی تاکہ وہ جرائم کی دنیا سے نکل کر باعزت زندگی گزار سکے۔ اس نے یہ کام بغیر کسی غرض اور لالچ کے کیا تھا۔